हेलो एवरीवन, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में अच्छी बात है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्शन करनी है, तो हम उसमें क्या कर लेंगे, उनको करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिकैप करवाऊंगी कि जिसमें क्या होगा, आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो देखेंगे कि कैसे कैसे आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने बाकी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब सेल चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का, तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी का एंड दी सेल थियरी जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं और मैं भी क्या हूँ, इंसान ही हूँ। ठीक है, तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है वो दो टर्म से बना है, बायोस प्लस लॉगस से। बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग, एंड दी लॉगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। यानी कि हम क्या करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो वो क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस देखे थे, जिसमें मेजर ब्रांचेस थे आपके बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता है, और अदर ब्रांचेस में आपके जेनेटिक्स होते हैं, इकोलॉजी होता है और इवोल्यूशनरी होता है। इनके फादर जो थे आपके बॉटनी की बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस से, एंड द फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं तो एरिस्टोटल या आपके अरस्तु जिनको बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो एंटोनी वॉन लुएनहॉक थे। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। और इकोलॉजी की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर इसके फादर है। एंड द इवोल्यूशनरी की बात करते हैं तो इसके फादर जो है वो चार्ल्स डार्विन है। आगे देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे सेल पढ़ा था कि सेल क्या होती है। ठीक है, तो सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होगा, सेल से। सेल का अदर नेम जो होता है वो साइट होता है और इसके स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, अब सेल का स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। प्रेफरेंस हम किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड दी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब बीच में क्या होती है, फ्लूइड जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने। और ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का लिविंग पार्ट होता है, जिसमें क्या आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म आता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने किया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, इसके बाद हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे क्या किया गया है, सॉरी, सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड दी सेलुलर का मतलब सेल से लिया गया है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, सिंगल सेल प्रेजेंट हो। ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, जिनकी बॉडी मैनी ऑफ सेल से मिलकर बनी हो, जैसे हम लोग हुए। ठीक है, तो हमारी बॉडीज जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, कैसे किया था, इन्होंने कॉर्क की एक थिन शीट ली, कॉर्क एक टिश्यू होता है। ठीक है, जिसमें इन्होंने हनी कम लाइक स्ट्रक्चर्स देखा था, उसको यहाँ पे ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको इन्होंने कंपार्टमेंट बोला था, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल्यूला नाम दिया था। हर्ट पिंग बाद में आए, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल। ठीक है, बाद में हर्ट पिंग आए, इन्होंने इसका नाम दिया सेल, और सेल का मतलब लैटिन में क्या होता है, एक छोटा कमरा। लिविंग सेल की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने किया था। कब किया था, 1874 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, वो भी पॉन्ड का पानी लिया और उसमें लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा था,
कुछ सेल थियरी के बारे में यहाँ पे है। तो सेल थियरी को किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न सेल थियरी आई, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया। तो सेल थियरी की बात करते हैं तो मैथियास स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या क्या बताया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न सेल थियरी क्यों दिया गया, क्योंकि मैथिया जो आपके स्लाइडेन और स्वान थे इन्होंने क्या नहीं बता पाए। ये इनसे जब पूछा गया कि बताइए कि न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए मॉडर्न सेल थियरी आई। मॉडर्न सेल थियरी को आपके रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है, यानी पूर्व से मौजूद कोशिकाओं से हो रहा है, और उसी को लैटिन में उन्होंने लिखा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्लाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने क्या किया था? 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। उसके बाद हमने 5 क्वेश्चंस किए थे जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। फिर हमने क्या किया था? सेल के शेप को देखा था, सेल के साइज को देखा था, और सेल ऑर्गेनेल में हमने सेल वॉल को पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा था कि सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग सेल पे क्या करता है? वेरी करता है कि उसका शेप कैसा है और उसका फंक्शंस कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसकी साइज को पढ़ा था। यहाँ पे ये लगता है ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। साइज़ की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ साइज़ के बारे में पढ़े थे कि सेल की साइज़ जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो पीपीएलओ होती है। पीपीएलओ क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैटल के लंग्स में एक फ्लूइड होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो उस टाइम वो निमोनिया रोग को क्या कर रहा था? डिजीज़ कॉजेज कर रहा था, इसीलिए उसका नाम रखा गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं या लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं इन ह्यूमंस में, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है, एंड द लार्जेस्ट सेल जो होती है वो क्या होती है? आपकी ओवा होती है, ठीक। ऐसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, बट ह्यूमन में बात करेंगे तो वो क्या होता है? ओवा या एग सेल होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली को क्या करते हैं हम? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड दी लेस मेम्ब्रेन, या जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड दी वैक्यूल्स, ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। एंड दी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड दी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस में आपका क्या आता है? राइबोसोम एंड दी सेंट्रियोल। फिर उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, ठीक। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या किया था? अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या होता है, कैसे होता है, और इस पर बायोकेमिकल स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हमने पढ़ा डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। फिर हमने पढ़ा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद पढ़ा हमने लास्ट टॉपिक प्लाज्मोलिसिस ना। फिर हमने क्या किए? कुछ क्वेश्चंस किए, और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आज? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। रिकैप बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ, और क्या किया हमने? चीज़ों को डिस्कस भी किया। आप वहाँ पे करेक्शन ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे? पूरा अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे? जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्कवरी किसने की, तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आपको क्या करने हैं? इससे पहले जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जब तक आप वो वीडियो क्या करेंगे? नहीं देखेंगे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर सेल चैप्टर को पढ़ना है तो पहले बेसिक तो पढ़िए, फिर उसके बाद ना माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं
तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये क्या है, सेल ऑर्गेनली है, यानी कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल के बाहर की चीज़ें तो हमने पढ़ ली, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करिए, पहले पिछले वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आपके राइबोसोम भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, मैट्रिक्स भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, F1 पार्टिकल्स भी होते हैं, आपके F0 पार्टिकल्स भी होते हैं, क्रिस्टी होती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इसको मेंशन किया गया है और क्यों मेंशन किया गया है पूरा, ठीक। देखिए अब बात करते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहले हम क्या जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आपका माइटो और कॉन्ड्रिया में डिवाइड होगा, ठीक है। माइटो का मतलब क्या होता है आपका बेटा, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। एंड द कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल। थ्रेड का मतलब होता है धागे जैसी संरचना, ठीक है। एंड द ग्रैन्यूल का मतलब क्या होता है, दानेदार या कण, ठीक। आगे बात समझ में। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका दूसरा नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या होता है आपका, कॉन्ड्रियोसोम या सैक्रोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम क्या होता है, कॉन्ड्रियोसोम या सैक्रोसोम, ठीक। अब माइटो का मतलब थ्रेड है एंड द ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है, दानेदार, ठीक है। ये समझ में आया इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने दिया मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये अब आप ही बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस पे थियरीज, ठीक है, दिए गए हैं एंड द क्लोरोप्लास्ट। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, थियरीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये कैसे सेल ऑर्गेनली हैं बेटा, तो ये हैं सेमी, क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम से ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेती हैं जिससे ये सभी अपने वर्क जो है, फंक्शंस जो है वो कर लेती हैं, ठीक। तो इसीलिए अब सभी फंक्शंस तो परफॉर्म कर पा रही हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंड रहती हैं। इनके पास डीएनए और खुद का क्या है, राइबोसोम तो है, तो सभी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर लेती हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए ये क्या रहती है, न्यूक्लियस पे डिपेंड रहती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। एंड दी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड रहेंगे दूसरे पे। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि फुली डिपेंड रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है हमें, ठीक है। तो वो होता है ऑटोनोमस। और सेमी का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है और ये कुछ चीज़ों के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, इसीलिए सेमी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसमें थियरीज, देखिए दिया गया था कौन सा, इंडो सिम्बायोसिस थियरी, इसमें ये थियरी दी गई है, इंडो सिम्बायोसिस थियरी।
ये क्या होती है? इंडोसिम्बायोसिस थियरी मतलब एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, जो इवोल्यूशनरी में आप क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। इसमें बस बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, ये पहले जो थे अर्लियर टाइम पे क्या थे, फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये पहले अर्लियर टाइम पे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ? फ्री लिविंग का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो उस टाइम पे भी ये सभी फंक्शंस क्या कर रहे थे, अपने से परफॉर्म कर पा रहे थे, सभी चीज़ें अपने से कर पा रहे थे, ठीक है। जब अब ये प्रोकैरियोट्स थे तो इन्हें एक, मान लीजिए कि ये कोई सेल्स थी और ये हुआ, बन गया राक्षस सेल, ठीक है, एक बड़ी सेल। इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इनके द्वारा क्या कर लिया गया, ये सपोज दैट कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया एंड दी ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपके राक्षस वाली सेल है, बड़ी जो सेल है, इसने क्या किया, इसको निगल लिया, इसको क्या किया, इसने निगल लिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। निगलने के बाद ये जो सेल बनी, ठीक है, कैसी सेल बनी आपकी, यूकैरियोटिक सेल बनी। कैसी सेल बनी, यूकैरियोटिक सेल बनी। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे थे, अर्लियर टाइम पे एक प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और इनको एक बड़ी सेल के द्वारा इंगल्फ कर लिया गया या निगल लिया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हुई, यूकैरियोट्स में। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको हम जानते हैं इंडोसिम्बायोसिस थियरी से, ठीक है। और क्लास 9th में तो ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस है तो आप जानिए, इससे एक आध दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ये हाइपोथेसिस कहाँ तक सही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ सही है, क्योंकि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें राइबोसोम जो है वो 80S होना चाहिए, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास 70S राइबोसोम होता है। तो यहाँ से मुझे कुछ थियरी जो है वो सही लगती है। अब थियरी है, हाइपोथेसिस है तो है, ठीक। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आखिर डिस्कवरी कैसे हुई। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके डिस्कवरी 1857 में एक साइंटिस्ट थे आपके, जिनका नाम था कॉलिकर। इन्होंने क्या किया, नोटेड किया। क्या नोटेड किया भाई, इन्होंने नोटेड किया ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, किसमें, इंसेक्ट की मसल्स में। इंसेक्ट की मसल्स में क्या किया, इन्होंने ग्रैन्यूल्स यानी दाने के जैसा स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। बाद में इसी को आफ्टर क्या आए, कौन से साइंटिस्ट आए आपके, आए अल्टमान, और इन्होंने 1890 में इस स्ट्रक्चर को यानी इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट दिया। किसने दिया, अल्टमान ने दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट, ठीक।
उसके बाद आफ्टर, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके, कौन? चार्ल बेंडा, या इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सी बेंडा, ठीक है। इन्होंने 1898 में क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को क्वाइंट किया, यानी दिया। टर्म को क्या किया? क्वाइंट किया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया, ठीक। आगे बात समझे, ठीक है। तो कॉलिकर ने क्या किया? इंसेक्ट के मसल सेल में एक ग्रैन्यूल्स के जैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया उन्होंने। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दानेदार, ठीक है। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? अल्टमान। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट बोला। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को क्या किया? क्वाइंट किया या दिया, ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या है, कुछ चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। तो डिस्कवरी की बात करेंगे तो आप इतना क्या करेंगे, लिखेंगे कि अल्टमान ने क्या किया? बायोब्लास्ट का नाम दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने क्वाइंट किया था? सी बेंडा ने किया था। और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था? कॉलिकर ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा आगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने के लिए क्लास 9th में आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस पे एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस रहती है। ये आपको कंटिन्यूअस दिख रही है। एंड द इनर लेयर जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि जगह जगह पे क्या होती है? फोल्डेड होती है। ये थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मन को भा नहीं रहा है ये फिगर। ऐसे कर लेते हैं। ये है कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसके अंदर एक इनर लेयर होती है, जो क्या होती हैं आपकी? डिसकंटिन्यूअस होती हैं, यानी कि फोल्डेड होती हैं। कुछ ऐसा, ठीक है। बनाया तो मैंने अच्छा ही है, ऐसे, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी? आउटर मेम्ब्रेन है। और इस पे क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोरिन्स। और ये पोरिन्स जो है किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन से। और ये जो आउटर लेयर है वो क्या है? कहीं से भी देखिए फोल्डेड नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये कौन सी लेयर है? ये है इनर लेयर। ये है इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी? डिसकंटिन्यूअस होती है। ये क्या होती है आपकी? डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि जगह जगह पे क्या है? फोल्डिंग है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा? ऐसे मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सभी जगह क्या होते हैं? सभी जगह एक समान होते हैं, इसीलिए बोला जाता है होमोजीनस रीजन, ठीक है। ये क्या है? ये है बेटा
ये हैं आपके मैट्रिक्स, और ये कैसे फैले हुए हैं, एक समान, यहाँ ना तो कम है या ना तो ज़्यादा है, ना तो यहाँ ज़्यादा है ना तो यहाँ कम है, सब एक समान है, तो इसीलिए होमोजीनियस रीजन। होमोजीनियस रीजन। और ये कवर किससे है बेटा, आपको दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन से क्या है, कवर है, तो आप क्या लिख लेंगे, कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं, और भी चीज़ें तो होती होंगी ना। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये कुछ स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे बेटा कुछ स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, और ये स्पेस जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के क्या है, बीच में है। इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या इसी को बोलते हैं हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो इनके अंदर हम बना लेते हैं ऐसे, ये क्या है, ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और इनके पास, ध्यान से समझिए, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है, और खुद का क्या होता है, कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है बेटा कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, आरएनए। और इनके पास खुद का क्या होता है, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। खुद का क्या है बेटा, राइबोसोम। ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। यहाँ पे ये क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। और कौन से राइबोसोम होते हैं, तो 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है। ये क्या है, आपकी क्रिस्टी है, ये क्या है, क्रिस्टी है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। अब देखिए, ये जो क्रिस्टी है, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, इस पे प्रेजेंट होते हैं लट्टू के जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, लट्टू के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज, या बोलते हैं ऑक्सीजोम, या
और क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं F0 या F1 पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस, ऑक्सीजोम या F0 या F1 पार्टिकल्स। इनका फंक्शंस क्या होता है? तो इनका फंक्शंस होता है एटीपी का सिंथेसाइज करना। क्या करना? एटीपी का सिंथेसिस करना। ठीक है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। इसी के वजह से इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज इनके पास क्या होता है? F0 या F1 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम या एटीपी सिंथेस बोलते हैं ना। तो ये क्या करती हैं? एटीपी का सिंथेसिस करती हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ये क्या करती है? एटीपी बनाती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये समझ में आया? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। वैसे मैंने फिगर तो बहुत अच्छा ही बनाया है, मुझे तो सही लग रहा है। यहाँ पे ये क्या है? आपका DS सर्कुलर DNA क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और इसमें आपको याद रखना है कि इनके पास खुद का DNA है और खुद का क्या है? राइबोसोम है। इसीलिए ये क्या करती हैं? राइबोसोम जो होती है ये क्या करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है? आपका एटीपी सिंथेसिस में एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? अपने से सभी फंक्शन जो होती है वो परफॉर्म कर लेती हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है व्हाई आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने बताया था ना, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको बोला जाता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों बोला जाता है? अब ध्यान से सुनिए, क्यों बोला जाता है और क्यों इसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक, ध्यान समझिए इसको बेटा। सपोज दैट कि ये कोई सेल है। ये क्या है बेटा? सेल। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये सब क्या है? तो ये है क्या? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया है तो मैं इसका नेमिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ। ठीक, सिंपल सी बात है। हम बस यहाँ पे ये समझेंगे कि क्यों कब बोला जाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तामझाम नहीं करने का है। अब ध्यान समझिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे इनफोल्डिंग हम थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब ये सेल है तो सेल का साइटोप्लाज्म ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और हमें क्या जानना है कि क्यों बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, यही जानना है। तो हम क्या करते हैं? जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो वो क्या होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक,
तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज है, ये आपका यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या होता है साइटोप्लाज्म में, ये क्या होगा साइटोप्लाज्म में बेटा, ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है टूटता है और बनाता क्या है पायरुविक एसिड, या इसी को लिखते हैं हम पायरुवेट भी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन के कितने अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6। ये साइटोप्लाज्म में टूटता है तो बनाता क्या है पायरुविक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं क्या पायरुवेट। और पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके पायरुविक के, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है, सेल के अंदर ऑक्सीजन यानी कि जैसे ही आप ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आती है, तो जैसे ही इसको क्या मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा। ये पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका क्या बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और कुछ अमाउंट में क्या बनाती है आपकी वाटर, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है ये किसमें गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके किसमें क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब कि टूटेगा ब्रेकडाउन होगा। कब ब्रेकडाउन हो रहा है ये पायरुविक एसिड, जब इसको ऑक्सीजन दिखी, जैसे ही इसको ऑक्सीजन दिखी ये तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहाँ पे क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके ये क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा ब्रेकडाउन होता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कुछ अमाउंट में वाटर भी बनाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक वेस्ट है जिसको आप क्या करते हैं बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड दी एनर्जी जो होती है हम कितनी एक ATP क्या करते हैं यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं और 2 क्या करते हैं बचा के रखते हैं, जैसे FADH2 इसके आपके 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 ATP ये क्या करती है प्रोड्यूस करती हैं, एंड दी NADP जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स जो होता है या 3 ATP जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल है जो आपको क्लास 11th में पढ़नी है, ठीक है। हमने एक ATP यूज़ की, बाकी सब ATP तो क्या होगा बचा होगा ना। तो यहाँ पे ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं 2, एक FADH2 और एक NADH, ठीक है। FADH2 के आपके 2 ATP क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड दी NADH2 3 ADP मॉलिक्यूल्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो क्रेब्स साइकिल है, आप क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ये समझ में आया कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जो भी क्या करते हैं जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो भी खाते पीते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में क्या होता है टूटता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब पायरुविक एसिड को जैसे ही क्या मिलेगा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल के अंदर दिखेगी, ठीक है, वैसे ही ये क्या जाएगा सेल के अंदर जाएगा, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा ये
पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक। ये आई होप ये समझ में आया हो, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आगे हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये डिपेंड करती है किस पे बेटा, ये डिपेंड करती है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है या कम है। जैसे मान लीजिए कि पक्षियाँ जब उड़ती हैं तो उन्हें हमेशा उड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट शेप, डिफरेंट फंक्शंस पे बेसिस पे क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। या फिर फिजिकल एक्टिविटी पे भी क्या करती है, डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या किस तरीके से फंक्शन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे क्या करती है, डिपेंड करती हैं, ठीक। कुछ ऑर्गन हैं जिनमें क्या होती हैं, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हार्ट, मानना क्या है, ठीक है। तो हार्ट पे क्या होती है, हार्ट जो है वो एक मस्कुलर सेल है, ठीक है। और इसमें आपके अराउंड कितने होते हैं, 500 पर सेल। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं आपके, 500, ठीक है। वैसे ही आपका लिवर में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो 1000 से 2000 के बीच में क्या होते हैं, पर सेल के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल में कितने होंगे आपके, 1000 से 2000 तक हो सकते हैं। किडनी की बात करते हैं तो किडनी में क्या होते हैं आपके, किडनी सेल ऑल्सो हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिफ्लेक्टिंग देयर हाई एनर्जी डिमांड फॉर फिल्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस। तो आपका जो किडनी होता है इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हाई रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, किडनी जो होती है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, तो हमेशा एक्टिविटी, तो वहाँ पे फंक्शंस या फिर जो भी कार्य हैं या ब्लड को फिल्टर करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होंगी ही, ठीक है। अब देखिए स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म में कितने होते हैं, 24, अराउंड 20 to 24 जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको लोकोमोशन के लिए काफ़ी छोटा होता है ना, इसलिए 24 ही होते हैं, ठीक है। स्पर्म की साइज़ जो होती है वो छोटी होती है। अब रेड ब्लड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन एनी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं क्या, इरेथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। इसमें क्या होती है, किसी भी टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसके साथ उसकी शेप और साइज़ भी क्या करती हैं, सेल पे डिपेंड करती हैं कि उसकी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है या वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, हाई एनर्जी चाहिए या फिर कम एनर्जी चाहिए, तो उस हिसाब से रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं। पहला दिया गया है, व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है बेटा, एटीपी का प्रोडक्शन करना, एटीपी का क्या करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से अटैच होता है, ठीक है। पार्ट कौन सा होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या mDNA इज इनहेरिटेड फ्रॉम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनके पेरेंट सेल में जाती कैसे है, तो ओनली मदर सेल से जाती है, ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रेब्स या सेट्रिक एसिड साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या होता है आपका, जो क्रेब्स साइकिल जो होती है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे 38 ATP क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जनरेटिंग क्या करती हैं NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, FADH2 जो होते हैं ये ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और NADH जो होता है ATP के 3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है और डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, साइट्रिक फाइबर्स है, हाई सिंड्रोमिक है, फिर है आपका स्किल सेल एनीमिया है, फिर हंटिनिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया हो, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये रहे आपके तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, अब आगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमने क्या किया, पढ़ लिया आज। अब जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई या फिर जो भी कन्फ्यूज़न है आपको, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई, या फिर ये चीज़ें हमें फिर से बताई जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझाया, ठीक है। जैसे हमने सभी चीज़ें डिस्कस की थी, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी बेटा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है स्ट्रक्चर था, इसमें देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या किए थे, बहुत ही क्लियरली जो है वो डिफ़ाइन कर दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी टॉपिक्स थे क्लास 9th के हिसाब से मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप उसको पढ़िए, ठीक, और पिछले लेक्चर को आप देखिए, तभी ये चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही हमारे साथ क्या है बने रहिए। थैंक यू सो मच।